नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल ने कुछ गले में समस्या है तो हमारी अपने भारतीय भाई बहनों से ये प्रार्थना है कि इस पर ध्यान नहीं देंगे। जो संदेश हम देना चाहते हैं, जो विनती करना चाहते हैं, उस पर गौर करेंगे। तो भारतीय अवाम ताकत दल ने यानी लगातार 2-3 हफ्ते से ये विनती कर रहा था अपने माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से और माननीय उच्च न्यायालय गण, खास करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय से कि ये पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को निरस्त कर सरकारों को आदेश दें, मजबूर करें कि ये सरकारें पूरा ध्यान, पूरा संसाधन, पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत हमारे भारतीय भाई बहनों की जान बचाने में लगाएं। इस अपील पर हमारे भारतीय भाई बहन इस देश के कोने कोने से इसके समर्थन में अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। उतने मैसिव स्केल पर, उतने बड़े पैमाने पर तो अभी लोग चूँकि इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं तो ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो जैसे कि कल तमिलनाडु से कोई भारतीय भाई थे, तो उनका ये कहना था कि इतने दिनों तक ये मद्रास उच्च न्यायालय यानी माननीय मद्रास उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहे थे
भारतीय वाम ताकत दल आज 3 हफ्ते से विनती कर रहा है, गुहार लगा रहा है, और तब दिखावे के रूप में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने वो चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलाने की बात कही, और चुनाव गणना, मतगणना रोकने की चेतावनी दी। हालांकि उसने रोका भी नहीं। तो चुनाव आयोग पर सिर्फ हत्या का मुकदमा चलाने से क्या होगा? असली अपराधी, असली कल्प्रिट तो राजनीतिक दल है ना। इन राजनीतिक दलों के खिलाफ ये माननीय उच्च न्यायालय गण जितने भी देश के हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ये हमेशा से निष्क्रिय रहे हैं, उसके आगे भीरू रहे हैं, और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से हमेशा बचते रहे हैं। ये सबसे बड़ा अभिशाप है न्यायपालिका का अपने देश के ऊपर। ये राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकी ताकत पता नहीं कहाँ चली जाती है। ये जो सरकारी मुलाजिम हैं, सचिव है, कैबिनेट सचिव है, मुख्य सचिव है, डीजीपी है, वहाँ तक तो बुला भी लेंगे, फटकार भी लगा देंगे, जेल में भेजने की धमकी भी दे देंगे। लेकिन ये उनको भी मालूम है, मालूम होना चाहिए कि इन सबको जो नचाने वाला जो है वो पॉलिटिकल मास्टर है, जो कि भारतीय समाज का शत्रु है, भारत का शत्रु है। तो यदि कुछ कार्रवाई करनी है ये माननीय उच्च न्यायालय गण को या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, तो इन राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मन बना है, अन्यथा इस तरह का पाखंड वो छोड़ें। तो भारतीय वाम ताकत दल बराबर ये कह रहा था, ये निवेदन कर रहा था, ये गुहार लगा रहा था कि आप जो है पूरी चुनावी प्रक्रिया को रद्द करके इन सरकारों को आदेश दें, मजबूर करें इनको कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की जान बचाने में अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा संसाधन, अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा विचार इसमें लगाएं। लेकिन इन माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयगण ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और जो कुछ किया भी तो एक नाटकीय रूप में, दिखावे के रूप में, एक पाखंड रूप में, एक हाइपोक्रिटिकल रूप में, एज ए लिप सर्विस, एज ए टोकनिज्म। जैसे दिल्ली उच्च न्यायालय कह रहा कि अब जो पानी जो है सर से ऊपर बहने लगा। अरे ऐसा कहने से क्या लाभ है भाई? आदेश दो ना। तो इस संबंध में कोई भारतीय भाई थे हमारे सुदूर, उनका ये कहना था कि भारतीय वाम ताकत दल इस व्यवस्था से ये कहे कि जो ऑक्सीजन का उत्पादन हो वो हॉस्पिटलों के आसपास ही हो, ताकि जो है वो कालाबाजारी करने वाले कि चंगुल से बाहर निकल करके वो अस्पतालों में मरीजों को प्राप्त हो सके, मुहैया हो सके। तो भारतीय वाम ताकत दल जितने इस तरह के व्यवस्थापक हैं, जितने इस तरह के प्रशासक हैं, और क्रमशः उनकी सरकारों से ये अपील करता है कि ऑक्सीजन का उत्पादन यदि होने की बात है तो वो अस्पतालों के करीब ही किया जाए, ताकि कम से कम कालाबाजारी करने वाले और मुनाफाखोरी करने वाले, जमाखोरी करने वाले, और इसी तरह के और जो ये अभिशाप हैं, सट्टा बाजारी करने वाले, उनको मौका कम मिले
और पूरी उत्पादित ऑक्सीजन जो है हमारे उन भारतीय भाई बहनों को प्राप्त हो सके जो जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। तो ये अपील भारतीय वाम ताकत दल की उन व्यवस्थापकों से है, प्रशासकों से है और उनकी क्रमशः सरकारों से है कि ऑक्सीजन का उत्पादन या बाहर से भी जो मंगाया जा रहा है वो हॉस्पिटलों के आसपास के पास ही, ताकि कालाबाजारी करने वाले और मुनाफाखोरी करने वाले और जमाखोरी करने वाले और सट्टाबाजारी करने वाले की नज़र उन पर न पड़े, उनके चंगुल से वो बाहर हो और हमारे जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हमारे भारतीय भाई बहनों को वो जीवन दान के रूप में उनको उपलब्ध हो सके। हम सभी जो वो भारतीय भाई थे जो कि भारतीय वाम ताकत दल से अपेक्षा भी कर रहे थे, उनका अपेक्षा करना पूरा उनका अधिकार है। तो उन भारतीय भाई से और समूचे आदरणीय भारतीय भाई से ये कहना चाहते हैं कि निवेदन तो हम करेंगे ही, भारतीय वाम ताकत दल करेगा ही, लेकिन यह कोई अस्थायी समाधान नहीं है। आप भारतीय वाम ताकत दल आपको अस्थायी समाधान की चिंता करता है। आगे आने वाली जो नस्लें हैं, पीढ़ियां हैं, पोस्टेरिटी है, उसकी चिंता करता है। तो अस्थायी समाधान इसमें है कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होकर के मतपेटी पर इन सारी भारतीय समाज विरोधी, भारत विरोधी राजनीतिक दलों को मतपेटी पर नस्बे नाबूद करने के लिए मन में ठाने प्रतिबद्ध हों, कटिबद्ध हों। जब वो नस्बे नाबूद होंगी तभी इस तरह के जिस तरह की उनकी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसके शुरुआत संभव होगी। तो ये दरखास्त हमारे भारतीय वाम ताकत दल अपने देश के सभी भारतीय भाई बहनों से 125 करोड़ भारतीय भाई बहनों से और विशेषकर जो 80 से 90 करोड़ हमारे मतदाता गण भारतीय भाई बहन, उनसे ये विनम्र विनती है कि सभी लोग भारतीयता के आधार पर एक होकर के अपने को सिर्फ भारतीय माने। अभी भी ये समाज को तोड़ने वाली ताकतें, समाज विरोधी ताकतें उनको सिखा पढ़ा रही हैं कि अपने को भारतीय मत मानो, अपने को अपने गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, गर्व से कहो हम सिख हैं, गर्व से कहो हम ईसाई हैं, ये सिखा रहे हैं। गर्व से कहो हम क्षत्रिय या राजपूत हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो हम यादव हैं, गर्व से कहो कि हम पंजाबी हैं, हम कश्मीरी हैं, गर्व से कहो हम गुजरात गर्वी और उड़िया, गर्व से कहो हम, और फिर तमिल प्राइड, तेलुगु प्राइड, मलयालम प्राइड, और गर्व से कहो हम बंगाली हैं, गर्व से कहो हम असमिया हैं। इस तरह की बातें वो समाज विरोधी, समाज को तोड़ने वाली ताकतें जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं वो सिखा पढ़ा रही हैं। इसके विपरीत, इसके विरुद्ध भारतीय वाम ताकत दल सभी भारतीय भाई बहनों से ये विनम्र विनती करता है कि उनके जाल, उनकी साजिश और उनके झांसे में कदाप न आते हुए सिर्फ भारतीयता का एहसास करिए और भारतीयता के आधार पर एक होइए और स्वयं को भी भारतीय मानिए और सारे देशवासियों को भी भारतीय मानिए
और ये कहिए कि हम भारतीय होने के अलावा कुछ नहीं है। हमारा यही असली और आखिरी और वजूद है, हमारी पहचान है। और उसके आधार पर एक हो करके इन सारी देश विरोधी, भारतीय समाज विरोधी ताकतों को मतपेटी पर उनको शिकस्त दीजिए, उनको नष्ट में नाबूद करिए, तभी एक अच्छे माहौल के शुरुआत मुमकिन है। भारतीय अवाम ताकत दल, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया था कि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय क्रमशः उच्च न्यायालय गण भारतीय अवाम ताकत दल की प्रार्थना, अपील, गुहार पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में ध्यान नहीं दिया, लोगों की जानें जा रही हैं और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जान गंवा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में, जैसा कि भारतीय अवाम ताकत दल लोगों से अपील कर रहा है कि एक हो करके इन सभी पर हत्या का मुकदमा चलाए जाने की अपील करता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी और माननीय क्रमशः उच्च न्यायालय गण, खास करके माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय, माननीय केरल उच्च न्यायालय, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा चलाने की बात इस देश की आवाम, पीपुल ऑफ इंडिया, आदरणीय भारतीय भाई बहन करेंगे आगे आने वाले दिनों में। किस प्रकार करेंगे, क्या मोडेलिटीज़ होगी, क्या मोडस ऑपरेंडी होगी, वो तय हो जाएगा। तो हत्या का मुकदमा जो है सिर्फ इन्हीं के ऊपर नहीं, जो ये चुनाव आयोग है इसके ऊपर भी, और सबसे पहले राजनीतिक दलों के खिलाफ, ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी, कांग्रेस, राहुल गांधी, वाम दल और उसके नेता, बीजेपी और उसके मोदी जी और सारे नेता, टीएमसी और उसकी ममता बनर्जी के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा, ये हमारे देश के लोग, पीपुल ऑफ इंडिया, आदरणीय भारतीय भाई बहन आगे आने वाले वर्षों में चलाएंगे। इस बात की अपील बराबर ये भारतीय अवाम ताकत दल करेगा, और सबसे पहले राजनीतिक दलों के खिलाफ, और उसके साथ साथ ये मीडिया भी इन्हीं देश विरोधी, भारत विरोधी ताकतों के साथ मिला हुआ है। ये सबसे अधिक जो है लोगों की जान की इसको परवाह नहीं है, सिर्फ चुनाव जिताने की बात करता है। उसमें एक न्यूज़ 24 का एक राजीव रंजन है, वो 2-3 दिन पहले बस माहौल क्या है, कौन जीत रहा है, जरा भी उसके चेहरे पर सिकन नहीं दिख रही थी कि हमारे देश में लोगों की जान जा रही है। और रिपोर्टें आ रही हैं, इस पंचायती चुनाव, उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव के दौरान 7 से 5 शिक्षकों की जान गई है। ये तो शिक्षक रहे, और भी कर्मचारियों की जान गई है। यहाँ तक कि सुनने में ये भी आ रहा है कि एक कोई चुनाव की ड्यूटी पर लगा हुआ कोई शिक्षक था या कोई इस टाइप से अधिकारी था, तो वो कह रहा था कि हमारी पत्नी को कोरोना हो गया है और हमको चुनाव की ड्यूटी से मुक्त किया जाए। तो काफ़ी धमकियाँ दी गई कि चुनाव पर नहीं आओगे तो नौकरी से नौकरी से हाथ धो बैठोगे, और भी जो कार्रवाई होगी वो अलग से। वो डर गया
और जब आया तो उस जब घर पे आया तो उसकी तो उनकी धर्मपत्नी यानी वो भारती भाई की धर्मपत्नी इस दुनिया में नहीं रही। 2 वर्ष का बच्चा उस मृतक वो बहन को वो जगा रहा था। बहुत दर्दनाक बात है। इस सब के लिए जिम्मेदार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद है, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसने ये चुनाव कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया। लेकिन सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय ही इन सब हत्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं है। योगी सरकार चाहती तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाती और इसके फैसले को पलटवाती पुरजोर से। लेकिन उसका भी मन लोगों की लाशों पर, भारतीय भाई बहनों की लाशों पर ये सत्ता की हवस पूरी करनी थी। इसी बीच ये बताना जरूरी है कि ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, ये कभी भी अपने को भारतीय के रूप में इन्होंने घोषित नहीं किया। तो बराबर बोलते रहे मुख्यमंत्री के रूप में भी कि हम हिंदू हैं, गर्व से हम कहते हैं हिंदू हैं। भारत का संविधान हमारे देशवासियों को सिर्फ पीपुल ऑफ इंडिया कहता है। हमारा वजूद संवैधानिक रूप से है, संवैधानिक रूप से इस देश के नागरिक के रूप में है। लेकिन जो अपने को भारतीय न कहे और अपने को हिंदू होने की बात कहे, वह मुख्यमंत्री या किसी भी संवैधानिक पद पर 1 मिनट भी रहने का अधिकारी नहीं है। यह भारतीय जनता दल केंद्र सरकार से अपील करता है कि इस संविधान विरोधी आदित्यनाथ को तुरंत वो बर्खास्त करें। लेकिन वो योगी आदित्यनाथ को क्या बर्खास्त करेंगे मोदी जी? इन्हीं के नाक के नीचे ये केजरीवाल इतना बड़ा तांडव कर रहा है, अवाम विरोधी हरकतों में लगा हुआ है। और जब भी उसको मौका मिलता है तो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार इत्यादि के मजदूर भारतीय भाई बहनों के साथ छल के साथ उनको दिल्ली के बाहर निकलवाता है और उनको एक असहनीय पीड़ा में उनको झोंक देता है। अभी आपने देखा होगा कि वो हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन अपने सर पर अपने सामान ढोते हुए पैदल जाने को मजबूर हो गए। और यही दुखड़ा उनका पिछले साल भी था। और ऐसी ही साजिश किया था। इस गद्दार केजरीवाल ने उन मजदूर भारतीय भाई बहनों के खिलाफ ऐसी ही साजिश किया था पिछले 1 साल। और फिर उसने दोबारा भी इसी साजिश की। हमारे वो मजदूर भारतीय भाई बहन फिर अपने सर पर अपने सामान को ढोते हुए पैदल चलने को मजबूर हुए, जिसमें कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, कुछ तो गर्भवती चलते हुए उन लोगों ने प्राण भी त्याग दिए। इतना बड़ा गद्दार है ये केजरीवाल जो है मोदी जी के नाक के नीचे। तो केजरीवाल की जितनी भी अवाम विरोधी हरकतें हैं, अवाम विरोधी करतूतें हैं, देश विरोधी करतूतें हैं, उसमें श्री मोदी जी की हिस्सेदारी है। वो इसको बर्खास्त नहीं करना चाहते हैं। तो फिर कैसे ये भारतीय जनता दल उम्मीद करे कि जो एक संविधान विरोधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो बैठा हुआ है, जो कि अपने को
हिंदू हिंदू कहता रहता है, कभी उसने भारतीय होने की बात नहीं की। और जबकि किसी भी संवैधानिक पद पर सिर्फ भारतीय ही रहेगा, तो न तो कोई हिंदू रहेगा, न तो कोई मुस्लिम रहेगा, न तो कोई सिख रहेगा, न तो कोई ईसाई रहेगा, सिर्फ भारतीय रहेगा। तो और इसी दौरान ये भी पता चला कि ये ममता बनर्जी सरेआम छाती पीट के कह रही थी कि मैं एक एक करके सभी हिंदी भाषियों को मैं पश्चिम बंगाल से निकालूंगी। ये सब उस निकम्मा, कायर और अराजक प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में हो रहा है कि एक अदना सा मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत कर रहा है कि वो कह रहा है सरेआम कि हम एक एक करके सारे हिंदी भाषियों को पश्चिम बंगाल से निकालें। तो ये निकम्मा और अराजक और कायर तो प्रधानमंत्री तो नहीं करेगा, कि फ़िलहाल भारतीय जनता दल की हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले सभी भारतीय भाई बहनों से ये दरख्वास्त है कि इस ममता बनर्जी को इस तरह से सबक सिखाएं, इस तरह से सबक सिखाएं कि उसकी इस तरह की समाज विरोधी, भारत विरोधी जो गद्दारी की हरकत है, जो कि उसको शर्म भी नहीं आती है, बहुत बया किस्म की है, उसकी आदत छूट जाए। तो ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी हमारे सभी पश्चिम बंगाल के आदरणीय भारतीय भाई बहनों की है कि उसको ऐसा सबक सिखाएं कि इस तरह की बात बोलने की उसकी हिम्मत छूट जाए कि सभी हिंदी भाषियों को, अरे गद्दार ममता बनर्जी, तुमको मालूम नहीं है कि पूरा देश हमारे चाहे वो भारतीय भाई बहन पश्चिम बंगाल में रहने वाले हों, चाहे हमारे भारतीय भाई तमिलनाडु में रहने वाले हों, चाहे वो पंजाब में रहने वाले हों, वो सभी भारतीय भाई बहनों का पूरे देश भर अधिकार है। वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, बस सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। पूरा देश उनके लिए, वो हमारे भारतीय भाई बहन कहीं भी रहते हों, कहीं भी बसे हों, लेकिन उनका पूरा हक पूरे देश पर है। तो ये समाज विरोधी देश की गद्दार ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, वो उसको बी फिटिंग एक माकूल जवाब दें, ताकि उसकी ज़रूरत छूट जाए। जो कैसे उसने कह दिया कि हम हिंदी भाषियों को निकालेंगे। हिंदी भाषियों का हक सिर्फ पश्चिम बंगाल पर ही नहीं है, पूरे देश पर है। हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों का हक जो है सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, पूरे देश पर है। और इसी प्रकार जितने भी हमारे भारतीय भाई बहन हैं इस देश में, वो कहीं भी रहते हो, कहीं भी निवास करते हो, लेकिन उनका हक, उनका अधिकार पूरे देश पर है। तो ऐसी सोच वाले को सोच ही नहीं, बल्कि छाती पीट करके, छाती तान करके जो ऐसा राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी और भारतीय समाज विरोधी गद्दारी की हरकत उस ममता बनर्जी ने किया, उसका जवाब हमारे कम से कम पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल माकूल जवाब दें, ताकि उसकी हिम्मत छूट जाए। भारतीय जनता दल को जब भी मौका मिलेगा, और जल्दी ये सब संगठित कर रहा है, कम से कम हमारी जो पश्चिम बंगाल की मिट्टी में आकर के उसको माकूल जवाब देगा उसको, कि ये सभी हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, वो बंगाली नहीं है। यही बात हमारे सुभाष चंद्र बोस ने सिखाई थी, यही बात हमारे स्वामी विवेकानंद ने सिखाई थी। तमाम हस्तियां हैं आज उन हस्तियों के विचारों की हत्या कर रही है, उसकी हत्यारणी है ये गद्दार ममता बनर्जी। तो खैर, भारतीय जनता दल अपने पश्चिम बंगाल स्थित
तो पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों से दरख्वास्त करता है कि उसको बिल्कुल माकूल जवाब दें उसको, ताकि उसकी इस तरह की आदत, हिम्मत, जुर्रत छूट जाए। कल समाचार देख रहा था तो फिर IPL का प्रचार ये कर रहा था इंडिया टीवी वाला, फिर NDTV वाला। ये देश के दुश्मन, देश विरोधी ये चैनल जो है ये इतने बेशर्म बेहया है कि हमारे भारतीय भाई बहनों की लाशों पर जो धंधेबाज हैं, IPL क्या है, इसमें कुछ स्वार्थी उद्योगपतियों का और स्वार्थी क्रिकेट खिलाड़ियों का इसमें जमावड़ा है, उनकी धंधेबाजी है। तो हमारे भारतीय भाई बहनों की लाश पर जो ये करोड़ों और अरबों का धंधा है IPL, उसको रोकने के लिए न तो ये सरकार है, न तो ये न्यायालय माननीय न्यायालयगण है, और उन्हीं भारतीय भाई बहनों की लाशों पर ये IPL का प्रचार कर रहा था इंडिया टीवी वाला और भी NDTV वाला। सबको हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इनको पहचाने ये टीवी चैनल वाले देश के कितने बड़े गद्दार हैं, कितने बड़े गद्दार हैं। अब देखिए, अब आज मतगणना है। मतगणना जो है माननीय उच्च न्यायालय गण से ने रोका नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोका नहीं, और मतगणना ये करवा रहे हैं। और मतगणना में कोई पार्टी जीतेगी, कोई हारेगी, सत्ता की हवस। ये राजनीतिक पार्टियां हमारे भारतीय भाई बहनों की लाशों पर ये खुशी मनाएंगे। इन माने अवाम विरोधी, जन विरोधी, भारत विरोधी राजनीतिक ताकतों को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह पहचाने। ये आज जो ये खुशी मनाएंगे, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की लाशों पर ये खुशी मनाएंगे, अपने सत्ता की हवस ये पूरी करेंगे। और उसी में ये भारत के दुश्मन, देश के गद्दार चैनल जो है उनको खुशी जो है वो मनवाएंगे। तमाम इस तरह का डिस्कशन और परिचर्चा करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें और ये कड़वी हकीकत हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें। इसीलिए तो भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कहता है कि हमारा मुल्क भारतवर्ष और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन सारी व्यवस्थाओं से कितना असुरक्षित है। ये टीवी चैनलों से हम कितने असुरक्षित हैं, ये कितने खतरनाक किस्म के हैं। बौद्धिक वर्ग से कुछ प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता दल के पदाधिकारी के पास आ रही है, ये सुखद बात है। लेकिन बौद्धिक वर्ग को भी समझना चाहिए कि वो जो इस देश के लिए एक संपदा बन सकता था, संपदा बनना चाहिए, एक एसेट बनना चाहिए, आज उसी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण, सुविधा भोग प्रवृत्ति के कारण और खास करके सामंतशाही दृष्टिकोण के कारण, संभ्रांतवादी दृष्टिकोण के कारण, सामंतशाही मतलब फ्यूडलिस्टिक एटीट्यूड, संभ्रांतवादी मतलब इलाइटिस्ट एटीट्यूड, और एक और भी रोग से ग्रसित होते हैं
प्रिविलेजेंसिया की विशेषाधिकार प्राप्त अपने को समझते हैं। और अक्सर देखा गया कि ये बौद्धिक वर्ग इन्हें कॉन्डिसेंडिंग मैनर कि हम औरों से श्रेष्ठ हैं, इस तरह की मानसिकता से ग्रसित है बौद्धिक वर्ग। तो उस बौद्धिक वर्ग से भी भारतीय जनता दल ये अपील दरख्वास्त करता है कि इस मानसिक एबिस, मानसिक जो है क्वैगमायर या मायर ऑफ डिल्यूजन, यानी इसे दृष्टिकोण संबंधित जो दलदल है उसे बाहर आइए। व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए, सुविधा भोग त्यागिए, देश की सोचिए। देश बहुत खतरों से गुजर रहा है, बहुत संकट से गुजर रहा है। देश विरोधी ताकतें सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए ये इस देश का और अवाम के खिलाफ कुछ भी कर सकती है। जैसे ये जेएनपीसी को देखिए, इसने देश को बांट करके, पाकिस्तान बनवा करके 25 से 30 लाख लोगों को मरवा करके, उसका जो गद्दार था नेहरू, उसने सत्ता हथियाई और उस सत्ता के हथियाने में वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उसका साथ दिया। इस हकीकत को कैसे ये जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी वाले छिपाएंगे कि भारत के विभाजन का प्रस्ताव इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के ही दबाव में इस कांग्रेस ने पास किया था प्रस्ताव। और अब तो इस तरह के सवालात भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, एक बार हमने भी देखा था पीसीएस 2015 के प्रीलिम के एग्ज़ाम में आया था कि कांग्रेस ने जो देश बांटने का, देश विभाजन का प्रस्ताव पारित किया था, उसका विरोध किसने किया था, ये सवाल था। तो सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन ने उसका विरोध सिर्फ एक व्यक्ति ने किया था, उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कुछ कट्टर किस्म के राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त हमारे इस्लाम आस्था से भी हुए हैं। इसका जिक्र जो पिछले कई कुछ एपिसोडों में दिया गया है। उनमें नाम आता है हजरत मोहानी साहब का, मोहम्मद अली साहब का, शौकत अली साहब का है और सैफुद्दीन किचलू साहब। ये कट्टर किस्म के राष्ट्रवादी रहे हैं। अपने हमारे सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह के टक्कर। लेकिन उनका जिक्र जो है ये जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार कभी नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता दल उनका वर्णन भी करता है, उनसे प्रेरणा लेने की भी बात करता है। तो ये जब कांग्रेस ने देश बांटने का प्रस्ताव पास किया, और जबकि कांग्रेस जो है वो तैयार नहीं थी, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए कांग्रेस को दबाव में लेकर के ये प्रस्ताव पास कराया था। और वैसे भी इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने देश को किसी धोखे में रखा। बोलता रहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। लोगों ने भरोसा किया कि भाई ये बुढ़ा आंदोलन पर बैठ जाएगा, आमरण अनशन पर बैठ जाएगा, मर जाएगा, लेकिन देश को बंटने नहीं देगा। इस तरह का जो है एक भरोसा देश ने किया था इसको। इसने उस भरोसे को इसने अपने देश के, अपने भारतीय भाई बहनों के
विश्वास को तोड़ा। तोड़ने की बात तो मैंने दूर है, इसके मन में साजिश थी देश को बांटने की। इसलिए इसको मालूम था कि बगैर देश के बटे उस जिन्ना को शांत नहीं किया जा सकता, और बगैर जिन्ना को शांत किए नेहरू प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। तो देश बांटने की साजिश में मोहनदास करमचंद गांधी सीधे सीधे वो जिम्मेदार है, जबकि कांग्रेस नेहरू को नहीं चाहती थी। एक भी कांग्रेसी जो है नेहरू को नहीं चाहता, और अवाम जो थी, भारतीय अवाम, भारत के लोग, वो जिन्ना साहब को चाहते थे। इसलिए चाहते थे कि उनको ये समाचार मिल गया था कि ये जिन्ना साहब जो है कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, इनको बोनती भी हुई। तो इसलिए भारतीय अवाम, भारत के लोग कुछ वादों को छोड़ करके इसी विचार की थी, इसी मत की थी, और इसी के पक्ष में थी कि यदि देश को बंटने से बचाना है तो जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री बनाना अनिवार्य है। तो देश चाहता था जिन्ना साहब को, कांग्रेस चाहती थी पटेल। ये मोहनदास करमचंद गांधी ने इस देश के खिलाफ गद्दारी करके इस भारत विरोधी और सबसे घोर भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक एजेंट और इस देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया। तो समझ लीजिए कि देश बटा, हमारे 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जाने गई। तो इस बर्बादी के मंजर पर ये बोला था ये नेहरू, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, यानी सौभाग्य के साथ आमना सामना, मिलन, साक्षात्कार। बात सही है, उसकी हवस पूरा हुई, सत्ता हथियाने की हवस पूरा हुई। तो ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की थी। देश के साथ क्या हुआ, देश तो बढ़ गया। 25 से 30 लाख लोग हमारे भारतीय भाई बहनों ने अपनी जान गंवाई। 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े। और वो पाकिस्तान जो बना, तो ऐसा नहीं कि भाई वो अलग होकर के शांत रूप में, वह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं, वह उनके द्वारा भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में इस्तेमाल हुआ। अमेरिका ने किस तरह से हथियार और पैसा दे करके इसी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है, यह देश जानता है, देश ने देखा है। और आज वही पाकिस्तान चीन के द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए ही ये 2 गद्दार जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी ने पाकिस्तान बनवाया। तो होने का मतलब ये है कि जब हमारे देश में अपने भारतीय भाई बहनों की जान जाती है, उनकी लाशें बिछती हैं, उसी पर इनको सत्ता हथियाने का मौका मिलता है। तो आज कोरोना से हमारे भारतीय भाई बहनों की जान जा रही है, उसी पर ये जश्न मनाएंगे भारत विरोधी ताकतें, चाहे वो GNPC हो, गांधी नेहरू परिवार, चांदला चौकड़ी काकस हो, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वाम दल हो, चाहे वो गद्दार TMC या ममता बनर्जी, ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। और जब लोगों की जान, जब हमारे भारतीय बहनों की जान जाती है, तो भारतीय भाई बहनों की लाश पर ही आज ये जश्न मनाएंगे, और एक गद्दार किस्म के चैनल जो है उसे जश्न मनवाएंगे। तो
इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।